नया टॉपिक है कोलिजन। वैसे इसे सेंटर ऑफ मास के बाद करना चाहिए, किताबों में रहता है बाद में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनर्जी कंजर्वेशन का मेन इसमें रोल है और मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन में ही हमने मोमेंटम कंजर्व करवा दिया है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन भी करवा दिए थे, नहीं? पी वाला फॉर्मूला याद है ना? बताइए पी इक्वल टू, बहुत सुंदर होता था ना? हाँ, तो ये फॉर्मूला पे बातें भी हो चुकी थी, सवाल भी कर चुके थे, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो ही गया है। और एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वर्क ऑफ एनर्जी खत्म ही हो गया, तो इससे ही लिंक रहता है तुम्हारा अगला चैप्टर कोलिजन। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए लगाएंगे हेडिंग कोलिजन। देखो कोलिजन का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू टक्कर, नहीं टक्कर ही होता है इन जनरल। कोलिजन का मतलब टक्कर होता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में कोलिजन का मतलब सिर्फ टक्कर नहीं है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है टक्कर होना कोलिजन के लिए, ठीक है? अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में दो बॉडी के बीच कोलिजन का मतलब सिर्फ टक्कर होना नहीं होता है, बिना टक्कर हुए भी कोलिजन होती है। इसका मतलब हमें फिजिक्स में कोलिजन को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। देखो जब टक्कर होती है, पहले वही समझिए कि कोलिजन मतलब टक्कर, और टक्कर जब होता है तो क्या होता है? जब कोलिजन होती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, अगर मान लीजिए डिफॉर्मेशन नहीं हुआ हो, या मान लीजिए डिफॉर्मेशन हुआ भी हो, तो एक बॉडी स्पीड अप हो जाती है, एक स्लो डाउन हो जाती है, मतलब किसी की वेलोसिटी बदलती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी में चेंज आती है, होता यही है ना? इन शॉर्ट आप ये नहीं कहते हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी बदली, अगर मास वही रहा तो मोमेंटम भी बदला, मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मोमेंटम का चेंज होना। ओवरऑल पूरे ड्यूरेशन दी कोलिजन, अगर मोमेंटम बदल रही है, टक्कर होने से मोमेंटम ही तो बदला है ना। अगर हम बिना कोलिजन करवाए मोमेंटम बदल दें तो कोलिजन होगा। मतलब फिजिक्स में कोलिजन का सीधा सा मतलब ये समझिए कि थ्रू आउट दी मोशन पूरा मोमेंटम में चेंज आना, मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन मोमेंटम का बदलना ही कोलिजन होगा। अब ये आप टक्कर करवा के भी करवा सकते हैं, बिना टक्कर करवाए भी करवा सकते हैं। तो टक्कर करवा के मोमेंटम में चेंज करना तो तुम लोग जानते हो, बिना टक्कर करवाए भी मोमेंटम में हम चेंज कर देते हैं, एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है? नहीं तो फिजिक्स में सिर्फ कोलिजन का मतलब टक्कर नहीं होगा, कोलिजन का मतलब यहां पे हो जाएगा सीधा सा कि मोमेंटम में चेंज होनी चाहिए, बॉडी के मोमेंटम में चेंज होनी चाहिए। एक लाइन लिख लीजिए, इन फिजिक्स कोलिजन इज सेड टू हैपन, collision is said to happen, नहीं, when momentum of one body is changes due to the other body और ये अदर बॉडी के इंटरेक्शन की वजह से। अब ये इंटरेक्शन किस तरह का होगा? हो सकता है वो उसके कांटेक्ट में आके इंटरेक्ट करे, बिना कांटेक्ट में आके भी इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि फॉर कोलिजन के लिए नहीं, एक्चुअल physical contact between actual physical contact between the bodies, actual physical contact between the bodies not necessary, नहीं, are not necessary। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी बिल्कुल ही नहीं है।
इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये। अल्फा पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया गोल्ड-लीफ एक्सपेरिमेंट, याद है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट याद है? न्यूक्लियस है, गोल्ड भी हुआ था, गोल्ड लीफ बोल रहे हैं, गोल्ड फॉयल, सॉरी। अब ये अल्फा कुछ स्कैटर्ड भी करती थी, आपको पता है कि ये 180 डिग्री वाला अल्फा पार्टिकल याद है? अब ये जाएगा जाएगा जाएगा, जैसे जैसे जाएगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम बदलेगा, और यहां जाने के बाद एक टाइम ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बाद ये रिटर्न हो जाती है, या सुनो, मतलब यहां पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जो भी होगा, क्या इसमें कोलिजन हुआ? अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया, कोलिजन हुआ? अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा के वो लौटती है क्या? नहीं, न्यूक्लियस से टकरा के नहीं, बिना टकराए, मतलब एक कुछ डिस्टेंस के बाद वो वापस लौटती है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाती है। ये लगभग 10⁻⁻1 मीटर दूर रहती है। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 नहीं, और ये लगभग 10⁻⁻14 तक जाती है गोल्ड न्यूक्लियस में। तो फिर भी न्यूक्लियस तक पहुंच नहीं, बस बाउंड्री से थोड़ा दूर वापस लौट जाती है। क्या कोलिजन हुआ? फिजिकल इंटरेक्शन हुआ? नहीं, मोमेंटम तो बदली ना, कोलिजन होगा। ये कोलिजन के सारे लॉ लगेंगे, कोलिजन बिल्कुल काम नहीं करेगा। प्लीज, हाँ सुनो, है समझ पा रहे बात को? ये जो अल्फा पार्टिकल है, नहीं, अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस, इसके बीच जो इंटरेक्शन होता है, यहां भी कोलिजन हुआ है, यहां भी कोलिजन हुआ है, लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट में आए बिना। कोलिजन हुआ है किस सेंस में? फिजिक्स के सेंस में, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, बिना एक्चुअल कांटेक्ट के। तो कंसेप्ट आपका क्या है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज मतलब कोलिजन, काम खत्म। अब बस इतना ध्यान रखिएगा, कोलिजन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें मोमेंटम में चेंज करना है, कैसे भी, वो कोलाइड हो के भी हो सकता है और बिना कोलाइड किए भी हो सकता है। समझ पाए? नोट कर लिए, इसे मिटाएं। देखो, कुछ भी हो, अगर कोलिजन हो रहा है तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रखना है आपको। मोमेंटम चेंज होती है लेकिन रहती तो कंजर्व है ना, मोमेंटम चेंज होगी, मतलब पूरा जो कोलिजन का गेम है, ये पूरा गेम दो ही कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। एक हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं, इसको कह सकते हैं 2 की रूल्स ऑफ गेम ऑफ कोलिजन। बस पूरा खेल कोलिजन का सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करती है। पहला, दी टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व। और इसकी स्पेशलिटी ये होती है एक और, कोलिजन में ये तो ऑलवेज, ये हमेशा होगा, ये आप हमेशा यूज करेंगे, हमेशा होता ही है कोलिजन में। और ये भी चीजें होती है, कुछ जगह पे आप ये अप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ जगह ये चीजें अप्लाइड नहीं होती है, तो आप इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पूरा कोलिजन इसी 2 मेन कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको कैसे यूज करें, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बराबर होती है क्या? हमेशा, हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ, इन दी एब्सेंस ऑफ, हाँ, एक्सटर्नल और या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब अवेलेबल ना हो, नहीं,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल नहीं होगा, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। इसका मतलब तब ये लगेगी। तो जब कोलिजन, ऐसा नहीं है कि हमेशा, सुनो, इसे हमेशा नहीं लगाना है, ये दोनों चीजें लगनी है। कब लगनी है? कंडीशन है, लेकिन इन्हीं दोनों चीजों पे काम करनी है। ये कोलिजन होगा तो हमेशा नहीं कि दोनों लगा देना है, कंडीशनल है। देखो जब ये होगा तो ये लगा दोगे और आसान हो जाएगा सवाल। क्लियर है? आइए टाइप्स के बारे में डिस्कस करें। तो इसके जो टाइप्स होंगे कोलिजन के, दो बेसिक टाइप पे हमें बातें करनी है। एक होता है इलास्टिक, एक होगा इलास्टिक कोलिजन, एंड सेकेंड वन इज इनइलास्टिक कोलिजन। एक इलास्टिक और दूसरा इनइलास्टिक। आप ये बताइए क्या मतलब होता है, जनरल मीनिंग इलास्टिक का क्या है? जनरल मीनिंग, हाँ, बच्चा 2 क्लास के बच्चे को समझाना हो तो इलास्टिक बॉल, चीजें, प्रॉपर्टी। इलास्टिक का मतलब होता है, हाँ, अगर आप उसके शेप साइज को चेंज करें फिर वापस वो रिगेन कर ले। आई बात समझ में? इसका ये मतलब हुआ कि उसमें एनर्जी रही नहीं, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब अगर वो कोई भी बड़ी कोलिजन के बाद जो शेप कोलिजन से पहले था वही शेप कोलिजन के बाद होना चाहिए, मतलब शेप में नो चेंज, या शेप को रिगेन करने की टेंडेंसी अगर होगी नहीं। तो जनरली जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, बड़ी डिफॉर्म नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम इलास्टिक रखा गया, नो डिफॉर्मेशन। आई बात समझ में? ठीक है, आइए इलास्टिक कर लें, यहीं पे कर लेते हैं इलास्टिक में। नहीं, अब देखो एक बात बताओ, अगर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब नो लॉस इन एनर्जी, मतलब ये हुआ कि आपने मान लो एक गेंद को फेंका वॉल से, जैसे मान लो एक गेंद को मान लो आपने ड्रॉप किया, सरफेस से टकराई, अगर वापस वो उसी हाइट पे आ जाएगी तो कोलिजन इलास्टिक होगा। यहां पे शेप हो, पोजीशन हो, सिर्फ शेप की बात नहीं कर सकते, पोजीशन की भी बात करते हैं। पोजीशन भी रीगेन कर लिया ना, अगर आपने h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया और वो फिर से कोलिजन के बाद अगर h हाइट रीगेन कर लेती है तो कोलिजन कैसा होना चाहिए? इलास्टिक। नहीं, उन्होंने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को फिर से ऑब्टेन कर ली, जिस हाइट से छोड़ा गया उसी हाइट को वो फिर से गेन कर लेगी, कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। ये तभी संभव है, इसके पास जितनी एनर्जी यहां है उतनी एनर्जी होनी चाहिए, मतलब नो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, है या ना? मतलब यहां पे इसकी क्या होती है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, देखो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगी। मतलब टोटल यहां पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी नहीं, फिर वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई पूरी, और फिर वो पूरी की पूरी काइनेटिक फिर मैकेनिकल, सॉरी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, मतलब टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। आई बात समझ में? तो यहां पे ये कह सकते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और यहां पे हम लोग जो एनर्जी की बात करेंगे वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनर्जी की कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, परंतु काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो दोनों कोलिजन को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बात करें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता, इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। लिख लीजिए, अ कोलिजन इन विच there is absolutely no loss in kinetic energy। मतलब ये हुआ कि जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास पहले थी बाद में भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। नहीं, सीधी सी बात है। क्या क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मतलब ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। मतलब दैट इज, आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, है ना? मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी ही इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। पहली बात। नहीं,
दूसरा, मोमेंटम कंजर्व तो होगा ही होगा, नहीं मोमेंटम कंजर्व, इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, यस और नो, मतलब इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का या बॉडी का और फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम या बॉडी का कंजर्व रहेगा, हाँ या ना। इसमें एक बात और यहां पे लिख लेते हैं, इसे मिटाएं क्या, ये वाला सुनो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी, नहीं टोटल एनर्जी, जब भी टोटल एनर्जी की बात करते हैं सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व। और ये कब पॉसिबल है, जब फोर्स कैसा हो हमारा, कंजर्वेटिव हो। इसका मतलब जब कोलिजन इलास्टिक होगा, देखो छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रखिएगा, जब कोलिजन इलास्टिक होगा तो किसके प्रेजेंस में, कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में, वहां पे फोर्स अवेलेबल कौन सा होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो फोर्स अवेलेबल यहां पे हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव, द फोर्स इन्वॉल्व कौन सा, कंजर्वेटिव। ये छोटी छोटी दो तीन बातें हैं आपको जो आपको सवाल बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। एक चीज और तुम्हें समझनी थी इसमें कि ये अपने ओरिजिनल शेप या पोजीशन को रीगेन कर लेता है। जब भी कोलिजन हमारा इलास्टिक होगा उस केस में जो कोलाइडिंग बॉडी होगी अपने शेप या पोजीशन को रीगेन कर लेती है, मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका यह मतलब हुआ कि देखो डिफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि जो कोलाइडिंग बॉडी है उसके अंदर कुछ एनर्जी पोटेंशियल के टर्म में स्टोर हो जाए, नहीं कुछ एनर्जी उसमें पोटेंशियल के टर्म में स्टोर हो जाए, लेकिन जब कोलिजन हमारा इलास्टिक होता है तो कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती है, इसलिए तो डिफॉर्मेशन भी नहीं होता है और वो अपने ओरिजिनल शेप को फिर से रीगेन कर लेती है। चाहे तो आप लिख सकते हैं इसे नोट करके, इलास्टिक में ही नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके बोथ दी बॉडीज कम टू देयर ओरिजिनल शेप एंड शेप साइज या पोजीशन कह सकते हैं, शेप साइज या पोजीशन आफ्टर कोलिजन। नहीं, इसका यह मतलब हुआ कि नो फ्रैक्शन, कोई भी अमाउंट में नो फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रिमेन स्टोर्ड एज डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन दी बॉडीज। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इलास्टिक के बारे में। सबसे पहली चीज इलास्टिक के बारे में आपको याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, ये प्लीज भूलिएगा नहीं, ठीक है। नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और कुछ याद रखो न रखो ये बात मत भूलना, लॉस काइनेटिक एनर्जी में नहीं होगा। और मोमेंटम तो ऑलवेज भी कंजर्व, किसी भी तरह का कोलिजन का है ना होगा, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगी, ठीक है। ये दो बातें पे आप पूरे सवाल बना सकते हैं और सब बातें याद भी नहीं रहेगी, चलेगा। समझने के लिए था कि ये कोलिजन, ऐसा कोलिजन फिजिकली इसको कैसे सेंस करें, इलास्टिक कोलिजन को फिजिकल सेंस कैसे करें। तो सेंस ऐसे करना है कि अगर कोलाइडिंग बॉडी का शेप साइज या पोजीशन वो फिर से रिगेन कर ले तो कोलिजन इलास्टिक नेचर का हुआ है। और ये तभी होता है जब फोर्स हमारा कैसा प्रेजेंट हो, कंजर्वेटिव नेचर का। और जब फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का प्रेजेंट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है बाबू,
नहीं, बस सारी बातें एक दूसरे से लिंक है। क्लियर है बाबू? ठीक है, गुड। इन इलास्टिक कोलिजन बिल्कुल इसका विपरीत एक तरह से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगी। पहचानने का तरीका, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगी। लिख लेते हैं, अ कोलिजन इन विच देयर occurs some loss of kinetic energy। ठीक है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होगा, फिर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी। ठीक है, बट द लीनियर मोमेंटम कंजर्व, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बरोबर होगा, पहली बात। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व नहीं होगी। द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब कुछ लॉस होगा। किस फॉर्म में बाबू? हीट होगा, साउंड होगा, नहीं लाइट होगा, इस सब के फॉर्म में, फ्रिक्शन होगी, इस सब के फॉर्म में ये चीजें एब्सेंट होगी, कुछ चीजें एनर्जी जाएंगी। नहीं, कोलिजन हीट साउंड वगैरह के फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन एक बात तो सत्य है, ध्यान देना बाबू, कि काइनेटिक एनर्जी शुरू में जितनी थी और बाद में जितनी होगी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या कम? एनर्जी का वेस्ट हुआ। आपने 100 जूल एनर्जी दी, 85 जूल रही, कम हुई ना। मतलब हाँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होता है, फाइनल कम होता है, घट जाती है एनर्जी। और वो एनर्जी गई कि हाँ लॉस हो गई, हीट लाइट वगैरह सबके फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। क्लियर है? यहां तक समझ पाए? गुड। और इस बेसिस पे अगर हम बात करें कि जो कोलाइडिंग बॉडी होगी वो अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं करेगी। नहीं, दी कोलाइडिंग बॉडीज do not returns their original shape size position। इसको रिगेन नहीं कर सकती है। नहीं, शेप साइज पोजीशन कंप्लीटली आफ्टर कोलिजन। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है ये 97, 98, 95% तक पहुंच पाए, लेकिन कंप्लीटली रिगेन नहीं करेगी। सम वेस्टेज ड्यू टू सम वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सम वेस्टेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दो तरह की कोलिजन, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। इलास्टिक में बॉडी अपने शेप और साइज और पोजीशन को रिगेन करेगी, इन इलास्टिक में नहीं करेगी। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा थ्रू आउट दी कंप्लीट कोलिजन। किसी भी टाइप का कोलिजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। इसका यह मतलब हुआ कि फोर्स का नेचर वहां पे कंजर्वेटिव है। नहीं, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। साफ करें इसे। आइए हम लोग अब एक्सप्रेशन पे चलेंगे। देखो, दो सिचुएशन कंसीडर करते हैं हम लोग। मान लीजिए हुआ क्या, जैसे ये एक बॉडी है और ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये भी इधर जा रही है मान लीजिए U2 से, और ये मान लीजिए, लिखना नहीं किसी को, U1 से, समझा रहे हैं। ठीक है, और मान लो ऐसा हो कि U1 ग्रेटर देन U2 हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसे टक्कर मारेगा, ये कोलिजन होगा। टक्कर होगा तो कोलिजन तो हो भी नहीं करेगा। नहीं, बिना टक्कर का भी कोलिजन होता है, मोमेंटम में चेंज होती है। ज्यादातर कोलिजन आपका टक्कर वाला है, पढ़ना है आपको। ये हो गया। आफ्टर टक्कर क्या होगा? नहीं, टक्कर के बाद क्या होगी? आफ्टर टक्कर दोनों मूव करेगा, एक स्लो डाउन हो जाए और एक
स्पीड अप हो सकता है, मतलब दोनों की वेलोसिटी बदलेगी, यस और नो? नहीं, मान लेते इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, बोलो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये होगी, टक्कर होगी, लेकिन टक्कर होने के बाद ये भी इधर ही जाएगा और ये भी इधर जाएगा, इसकी गारंटी कौन देता है? कोई नहीं देगा। इसकी गारंटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। वो तो डिपेंड करता है टक्कर कैसा हुआ है, ठीक है? तो ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक बात तो फिक्स है ना, सिचुएशन हम ये समझा रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन एक लाइन में है ना, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है ना, चाहे अपोजिट हो या अपोजिट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है, ये चीजें ऐसे भी तो कोलाइड कर सकती है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि दोनों बॉडी के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, दोनों बॉडी के मिलाने के मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग तो है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में है। आई बात समझ में? यहां भी कोलिजन के बाद हो सकता है कोई एक इधर जाए, कोई एक इधर जाए, तो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन एक हो सकता है, अलग भी हो सकता है। पहला केस ये हुआ कि आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन ही रहे, लेकिन जरूरी है? अब स्ट्रेट लाइन में मान लो अपोजिट अपोजिट भी हो सकता है, कोई इधर जाएगा और मान लो ये टक्कर के बाद इधर भी जा सकती है, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन ही ना। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो टक्कर हुआ और ए चली गई अपने नानी गांव, बी चला गया मान लो अपने मौसी के गांव, ये भी तो हो सकता है। कोई किधरों चला जाए, क्या स्ट्रेट लाइन रहा? नहीं, ठीक है। तो मेनली आपको दो तरह के कोलिजन पढ़ने हैं, इलास्टिक इलास्टिक दोनों में। एक होगा वन डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है, 1D कोलिजन जिसको कहते हैं। 1D मतलब किसी एक लाइन में होगा, आई बात समझ में? दूसरा आपको पढ़ना है 2D। तो 1D इलास्टिक, 2D इन इलास्टिक, 1D इन इलास्टिक, 2D इन इलास्टिक, दोनों का कंसेप्ट लगभग सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत ऑपरेशन आपका अलग अलग होगा, ठीक है? इसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें बस एक ही डायमेंशन होगा। आई बात समझ में? बोलो, तो हम लोग करने क्या वाले समझ गए? पहले हम लोग 1D इलास्टिक करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस टक्कर करवानी है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है, बात खत्म। लगाएंगे हेडिंग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, 1D इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। और ये समझ लिए फिर सारा समझ में आ गया। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, लगाइए हेडिंग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन कहने का सेंस क्लियर है? वन डायमेंशन मतलब हुआ कि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी अगर पहले भी स्ट्रेट लाइन में थी और बाद में भी स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। नहीं, एक लाइन लिख लीजिए तो फटाफट। इसका मतलब ये हो गया, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग initially along the same straight line striking against each other without loss of kinetic energy and continuously move along the same straight line after collision. No loss of kinetic energy बाबू,
विदाउट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक है ना, हाँ, कंटिन्यूसली मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन अगेंस्ट ईच अदर विथ लॉस विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिना काइनेटिक एनर्जी के लॉस किए। 1D हुआ, ये 1 डायमेंशनल हुआ, इसको ऐसे समझिए बाबू, ठीक है, हो गया लिखा हुआ, पेन बंद करिए। अब समझिए, हमारे पास मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी ए, नहीं, इसका मास मान लीजिए m1 है, मूविंग विथ वेलोसिटी u1, जल्दी जो लिखना है लिख लो, हो गया, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक बॉडी बी है जिसका मास मान लो m2, मूविंग विथ वेलोसिटी u2, ये बिफोर कोलिजन, कहानी है बिफोर कोलिजन की। अब इनके बीच टक्कर हुआ, ए और बी, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी बदलेगी, हो सकता है ये इधर जाए, बी इधर जाए, वो जो डिपेंड करता है कोलिजन का नेचर कैसा है उस पे, हम लोगों को उस पे बात नहीं, हमको बस डायरेक्शन देखना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अभी स्ट्रेट लाइन थी और आफ्टर कोलिजन भी इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और लाइन स्ट्रेट होना चाहिए v1, और मान लेते हैं ये b v2 से मूव कर, रुक भी सकता है, कोई चल भी सकता है, ये बात वाली बात है ना। और ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन। अगर कोलिजन इलास्टिक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं, नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। पहली बात इसमें क्या होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, और लीनियर मोमेंटम कंजर्व कहता है कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा दोनों बॉडी की। अब बताइए इसके पास मोमेंटम कितना है, m1 u1 इनिशियल, मतलब ये कहता है भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, तो इनिशियल मोमेंटम है कितना, m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो कोई दिक्कत? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से यही रिजल्ट निकल के आया सामने, और होता भी यही है, हाँ या ना? बोलिए। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग m2 और m1 वाले को ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट्स भी निकालने हैं भविष्य के लिए। नहीं, m1 और u1 वाले को और m2 u2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ये है m2 और इधर है m2, है ना, m2 v2 वाला है ना, और इधर m1 v1, ये गया उधर m1 u1। कोई दिक्कत? m2 कॉमन ले ले, उधर m1 कॉमन आएगा ना, गुड। m2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया आपका u2 माइनस v2 इज इक्वल टू m1 कॉमन लेंगे v1 माइनस u1। बोलो कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बाबू? समझ पाए क्या हुआ? हमने इसे ग्रुप कर दिया है, ठीक है, यहां तक छापिए, आगे मिटाएंगे। देखो हमने यहां पे ग्रुप करके एक रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम लोग एक जनरल फॉर्मूले बनाने में। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये तो पहली बात हो गई कि आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा दिया। क्या आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ये होगा ना? नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करवाइए। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, नहीं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। छापोगे नहीं कोई, समझो, बराबर होगी। बताइए बिफोर कोलिजन इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर था। इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m2 u2 स्क्वायर था।
इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कोलिजन, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसके पास भी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा, हाफ 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 हाफ, उड़ गया। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट क्या बचा इसमें? इसमें भी हम लोग ये काम करते हैं, m1 और u1 वाले को, मतलब 1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, कर ले। बोलो, यहां पे m2 वाले को छोड़ा है, चलो m2 u2 स्क्वायर रहने देते हैं और उधर से m2 वाले को लाइए तो बाबू m2 v2 स्क्वायर होगा। यहां पे क्या बचा? m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर, सॉरी u1 स्क्वायर, हाँ u1 स्क्वायर होगा। बोलो, m2 कॉमन लोगे, m2 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इसको कॉमन लेंगे m1 तो यहां बचेगा आपका v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत? इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहां तो कोई दिक्कत? अब गौर से देखिए, इन दोनों से हमें एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट मिलेगा। यहां देखो, a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बोलो, आइए इसी को देखते हैं, पहले समझो। आइए यहां पे क्या हम इसी रिजल्ट को लिख सकते हैं? फिर से देखो तो जरा, क्या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। इससे क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 क्या है देखो तो, इक्वेशन 2 है m2 u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। बोलो, LHS LRHS में, और इधर नीचे क्या है? m2 u2 का स्क्वायर, सॉरी u2 माइनस v2 है ना, v2 है, गुड। इधर RHS में देखो तो m1 v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर बाय m1 v1 माइनस u1। अब बताओ, ऊपर को a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे? देखो तो m2 से m2 कट गया, इसको लिखेंगे ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस ऐसे लिखते हैं ना। और नीचे ऑलरेडी आपके पास u2 माइनस v2 वाला टर्म है। इधर भी देखो ये m1 है ना, m1 से m1 कैंसिल आउट, v1 माइनस u1 इंटू v1 प्लस u1, यहां बचा v1 माइनस u1। बताइए, कटेगा? ये वाला टर्म कट गया, ये वाला टर्म भी कट गया, बचा क्या? u2 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1। एक काम करते हैं, इसको v वाले को एक तरफ करते हैं, v2 माइनस v1 कर दे, और ये हो गया आपका u1 माइनस u2 हो गया। रुको जरा, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दिया है, अच्छा इंफॉर्मेशन। आइए इस इंफॉर्मेशन से सीखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम आपसे ये कहें, ध्यान दो, बस आपको हम ये कह दें, ये है u1 से जा रहा है एक बड़ी a और एक बड़ी u2 से जा रही है, समझना बाबू। ये मान लीजिए u2 से जा रही है और u1 ग्रेटर देन u2 है, ठीक। आप हमें ये बताइए, क्या ये अप्रोच करेगा कि अलग अलग होगा? अप्रोच करेगा। ये इसके पीछे पीछे जा रहा है ना, वेलोसिटी ज्यादा अप्रोच करेगा ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कह सकते हैं क्या? इसे हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकते हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप ये सिचुएशन कैसा है? बिफोर कोलिजन ना बाबू, तो ओवरऑल ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन कह सकते हैं। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ ये बताइए? ये हो गया आपका v1 और ये हो गया आपकी v2। बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे का अप्रोच करेगा? दोनों कोलिजन के बाद कभी सुना है कि टक्कर हुआ और अगले टक्कर के लिए फिर से तैयार हो? टक्कर मार के आदमी भाग जाता है कि अगला टक्कर का इंतजार करेगा, आओ अगली बार संभालेंगे, तुम्हें देख लेंगे। मतलब टक्कर हुआ, उसके बाद टक्कर होने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ा हो जाता है। या तो दोनों एक दूसरे ऐसे जाएगा, या तो ये ऐसे और ये जोर से आगे जाएगा, ये हुआ ना। या मान लो इसको टक्कर मार के ये आगे निकल जाएगा। कभी भी दोबारा टक्कर होने का, टक्कर के बाद दोबारा टक्कर होने के चांसेस रहते हैं उन दोनों के बीच। रियल वर्ल्ड में हो सकता है, लेकिन यहां पे तो नहीं लगता है।
यानी वो दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग होंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेशन आएगा। अब बताइए, हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी सेपरेशन, देखो v2 माइनस v1 है, v12 लिख सकते हैं v2 माइनस v1, और इसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन बराबर होता है इलास्टिक कोलिजन में। आई बात समझ में? इसका ये मतलब हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, ये है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोलिजन के बाद सेपरेशन होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं, आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच बिफोर कोलिजन। आई बात समझ में? ये बातें सीखने लायक है, ध्यान में रख सकते हैं। अब नोट कर लीजिए फटाफट, इसके नहीं समझ, इसको तो समझाना था बस, एक बार नोट करिए फिर दोबारा समझाते हैं, फिर एक फॉर्मूला करेंगे और आज की क्लास करेंगे समाप्त। नोट कर लीजिए, एक बार सुनना बाबू। अब ये हुआ, सुनो, देखो आपको तो सिस्टम समझ में आ गया, आपको रिलेशन भी समझ में आ गया नहीं? अब आपके पास दो इक्वेशन है, जब भी फॉर्मूला याद नहीं रहे तरीका याद रखिएगा। एक तो आपको मोमेंटम कंजर्व करवाना है इलास्टिक में, और फिर आपको काइनेटिक एनर्जी, दो इक्वेशन मिलेगा, और इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक फाइनल वेलोसिटी ए का और फाइनल वेलोसिटी बी का, कुछ दिया रहेगा इनमें से। कितनी चीजें हैं देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हैं, और 8 चीजों में से 2 चीजें तुम्हें अननोन दे रखी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है। कोई भी 2 अननोन रहेगा, निकाल लेंगे। ज्यादा चीजें जो पूछी जाती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी ए का और बी का। याद भी रख सकते हो तुम, टाइम बचेगा, और याद रखना क्योंकि आसान है, फॉर्मूला एकदम नहीं, बढ़िया से सेट है इसका फॉर्मूला। तो एक बार अगर कंसंट्रेट होके देख लोगे तो फॉर्मूला भूलोगे नहीं, ट्रिकी फॉर्मूला है इसका। आइए फॉर्मूला देखते हैं, दोनों की वेलोसिटी देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के बाद की वेलोसिटी कितनी होगी, ए का, वेलोसिटी ऑफ ए। पहले समझ लो कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक, देखो लास्ट में रिजल्ट याद है क्या आया था बाबू? रिजल्ट याद है आपको क्या आया था? v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2 आया था। u1 माइनस u2 आया था, ध्यान में रखिएगा। यहां से अगर हम v2 को निकाल लें तो u1 माइनस, बोर्ड पे देखना प्लीज, इसको बाद में घर में भी कर सकते हो, u1 माइनस u2 प्लस v1। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? एक काम करते हैं, इसे हम लोग पुट कर देते हैं कहां पे, v2 आया है ना, यहां पे कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं v2, तो v2 v1 में कन्वर्ट हो गया ना। और बताइए वेलोसिटी ऑफ ए v1 ही तो है, नहीं समझे? वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, v1 है ना, v1 है ना, हमें v1 कैलकुलेट करना है, तो v2 को हमने v1 के टर्म में रिजॉल्व कर दिया और v2 के प्लेस पे कर दीजिए, यहां वहां जहां मन करे वहां कर दो, यहां करने से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें पुट करिए, क्या क्या होगा रिजल्ट बाबू? m2 u2 तो ऑलरेडी पहले से है ही नहीं, m1, हाँ m1 u1 था, क्या रिजल्ट क्या था? कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर m1 v1 प्लस m2 v2 के प्लेस पे u1 माइनस u2 प्लस v1। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए तो m1 v1 प्लस m2 u1 बोलो माइनस m2 u2 और प्लस m2 v1 आएगा बाबू। क्या लग रहा है, कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ऐड होगा। कौन जाएगा? m1 v1, m2 v1 कहां से जाएगा? कोई नहीं जाएगा। सुनो, सबको एक तरफ कर लेते हैं, क्या सबको एक तरफ कर लेते हैं?
देखिए V1 वाले को, हमको तो V1 चाहिए ना, तो V1 वाले को ग्रुप कर लेते हैं। V1 कहाँ कहाँ है ढूंढो, तो एक यहाँ पे V1 है नहीं, M1 V1, और कहाँ V1 है प्लस M2 V1 है। इसके अलावा ये इधर ही रहने दिया, बाकी को इधर लेते आइए। यहाँ पे क्या बचा, M1 U1 प्लस M2 U2, और कौन गया है माइनस M2 U1 और प्लस M2 U2 गया है। और कोई गया नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, कटना भी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। V1 कॉमन ले लेते हैं, V1 कॉमन लेंगे, M1 प्लस M2 आएगा। एक काम करते हैं हम लोग, U2 वाला टर्म है क्या यहाँ पे, यस है, अलग कर लें, और M1 वाला टर्म है, अलग कर लें, दोनों को ऐड, M1 को कॉमन लें, U2 को अलग, इसको एक ग्रुप कर लेते हैं, इसको एक ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप ही तो कर रहे हैं। अच्छा ऐड हो रहा है कुछ क्या, ओ हो ये तो ऐड हो रहा है, बहुत सुंदर। तो बढ़िया, U1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे इन दोनों से U1 कॉमन आएगा सर, M1 माइनस M2 कॉमन क्या आएगा, U1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2M2 U2। कोई दिक्कत, बाकी के टर्म नीचे भेज दो। तो V1 से यहां से आ जाएगा आपका कितना, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, नहीं नीचे आएगा U1 प्लस 2M2 बोलो बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। इसे इसी तरह से याद रखना है, पहले छापिए फिर बताते हैं इसको कैसे याद रखना है। या सुनो, बाद में छाप लेना, पहले सुनो, 10 मिनट तुम लोग गप भी करोगे, तब तक छाप लेना, पहले समझ लो। अब देखो याद कैसे रखना है, इसी अब हम V2 का डेरिवेशन तुम लोग खुद करोगे, या जैसे भी सुनो, V1 निकालना है, देखो नीचे M1 प्लस M2 तो टोटल मास रहने ही वाला है, नो डाउट। V1 निकालना है तो पहले U1 बाद में U2 डाल देना, पहले U1 बाद में U2, क्योंकि U2 डाल रहे हैं इसलिए 2M2 डाल दीजिएगा। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया क्या? देखो यहाँ पे M1 और M2 का टोटल सम रहने वाला है, क्योंकि V1 है इसीलिए U1 रखना है यहाँ पे पहले, और बाकी क्या, एक दूसरी वेलोसिटी रखनी है U2 लगा देनी है। अब यहाँ पे M1 माइनस M2 रखना ही है, उसमें M2 माइनस M1 हो जाता है, चेंज बस इतना होता है, उसमें M2 माइनस M1 हो जाता है। यहाँ पे 2M2 की जगह पे 2M1 हो जाता है, यहाँ पे V2 हो जाता है, और यहाँ पे सॉरी U2 हो जाता है, और यहाँ पे U1 हो जाता है। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ B आपका होमवर्क रहेगा, नहीं वेलोसिटी ऑफ B कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। रिजल्ट क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ B? वेलोसिटी ऑफ B आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, हम लिख देते हैं M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ, देखो V1 है तो U1 होगा, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे U2 होगा, और प्लस 2M1 हो जाएगा बाय M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ U1 हो जाएगा। क्या याद रहेगा? बहुत सुंदर, इसको प्लीज याद रखिएगा, सवाल हम लोग कल करेंगे इस पे, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? ये 2M2 रहेगा ना ओनली, यहां पे M2 ही बचा है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ पाए सर? क्या क्वेश्चन करते हैं कल हम लोग? आज की सभा करते हैं ये समाप्त, धन्यवाद।